हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जून 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें मेनली जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ ही इन सबसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में उनको भी हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में मेनली आपको जो है जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, या फिर आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम समान ज्ञान जिसके अंतर्गत नियुक्ति, पुरस्कार, निधन, ये सारे जो टॉपिक होते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। साथ ही खेल कूद का भी सेक्शन इसमें कवर किया जाएगा। मेनली अगर बोला जाए तो प्रतियोगिता दर्पण का जो कोर सेक्शन है करंट अफेयर्स का, उसको जो है इसमें अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अप्रैल 2023 में असम के किस उग्रवादी संगठन ने केंद्र एवं राज्य के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता किया है। तो ये जो है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है असम का, उसने जो है ये समझौता किया है। देखो मेनली जो है इसका उद्देश्य क्या है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि 2024 तक जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है वहाँ पे शांति और समृद्धि लाना, ये उनका उद्देश्य है। इसीलिए जो है जो भी इस पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है उग्रवादी संगठन, उनसे धीरे धीरे वार्तालाप करके जो है शांति समझौता किया जा रहा है, ताकि इन क्षेत्र में एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद फिर निवेश को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि जब तक वहाँ पे शांति स्थापित नहीं होगा, उग्रवादी संगठन जो है कम लोगों को परेशान करेंगे, तो वैसे क्षेत्र में ही निवेश जो है ज़्यादा हो पाएगा। तो पहला काम जो है इसलिए शांति समझौता लाने का प्रयास गवर्नमेंट का है। उनका टारगेट है 2024 का। तो उसी के सीरीज में जो है ये शांति समझौता हुआ है और गवर्नमेंट दोनों को देख रही है। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही, साथ ही इन लोगों को भी जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जैसे एक कल्याण परिषद बनाया गया, दिमासा कल्याण परिषद। तो उसके अंतर्गत क्या है, केंद्र और राज्य दोनों जो है 500 करोड़ का योगदान देंगे और एक पैकेज बनाया जाएगा। उस पैकेज के तहत जो है इन लोगों की सहायता की जाएगी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामाजिक, इनका एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल का व्यवस्था, उन सारी चीज़ों को जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इन्हें रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेनली उन गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इसलिए ये लाया गया। वहीं अगर बात करें तो ये असम के किस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय थे, तो ये असम के दीमा हसाओ क्षेत्र में थे ज़्यादा सक्रिय। देखिए अब क्या है कि इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ समझौता किया गया है। ये जो उग्रवादी संगठन है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो असम से संबंधित है। तो एक ही टॉपिक से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन सभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा जो है हम लोग हर एक टॉपिक के साथ करते हुए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ विवादित सीमा समझौता को संपन्न किया है। तो असम ने जो है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ विवादित सीमा समझौता को संपन्न किया है और ये 700 किलोमीटर का एक विवादित बाउंड्री था दोनों राज्यों के बीच में, वो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है। और अभी अगर देखा जाए ये रिजॉल्व क्यों हुआ है, तो दोनों गवर्नमेंट में, चाहे वो असम की गवर्नमेंट हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की, ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो एक ही पार्टी की है। तो वैसे में दोनों के बीच समझौता करा पाना थोड़ा आसान हो गया था। इसलिए ये जो है जो आज़ादी के बाद से इन दोनों के बीच जो विवाद उत्पन्न था बाउंड्री को लेके, वो रिजॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखते हैं। साथ ही आपको क्या है कि ये 6 राजनीतिक पार्टी में जो है घुमा फिरा के ऑप्शन में बोला जा सकता है कि कौन सा जो है इसमें एक राजनीतिक दल है जो कि ये नेशनल पार्टी नहीं है या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रख लो, सैम्बल के साथ आपको याद भी रह जाएगा।
एक तो आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस से हो गया, ये दो पार्टी। इसके अलावा सीपीएम, इसी को जो है सीपीआईएम भी बोला जाता है। ठीक, इसी को सीपीआईएम भी बोला जाता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तीन पार्टी हो गए। इसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, जिनका चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। उसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे ये पार्टी जो है ज़्यादा एक्टिव है। और इनका चुनाव चिन्ह भी ध्यान रखना है, बुक जो है इनका एक चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को जो है हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। तो ये 6 पार्टी जो हैं इनको ध्यान में रखना है, और इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के बन के आ सकते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगला जो प्रश्न है उसको। उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किसे जो है राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? तो अभी जैसे मैंने चर्चा किया, आम आदमी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। और अब जो है नेशनल पार्टी की संख्या कितना हो गया? 6। 6 जो है हमारा नेशनल पार्टी हो गया। तो आम आदमी पार्टी को ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि इसने जो है हाल में जो गुजरात का चुनाव हुआ है वहाँ पे इसने राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो इसी जो 4 राज्य में जो है दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात, इन 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, कोई भी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? तो देखो, पहला तो ये है कि उस पार्टी को जो है वो 4 राज्यों में, 4 स्टेट में क्या है कि वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मिला है 4 राज्य में। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि लोकसभा या विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो कुल वैलिड वोट होता है उन वैलिड वोट का जो है कि पहले तो कितने राज्यों में, 4 राज्यों में कुल वैलिड वोट का 6% जो है उन्हें मिलना चाहिए। ठीक, इन 6% के अलावा जो है एक और कंडीशन है कि उन्हें कम से कम 4 लोकसभा सीट भी जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तब जाके उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। फिर से इसे रिपीट कर देते हैं, लोकसभा या विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 4 राज्यों में कितना 6% जो है उन्हें वो वोट प्राप्त होना चाहिए, साथ ही 4 लोकसभा सीट जो है उन्हें मिलना चाहिए, तब जाके जो है उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि चलो मान लिए कि कितना 6% आप वोट नहीं ला रहे हो या फिर 4 लोकसभा सीट नहीं है, तो एक और कंडीशन ये ला दिया गया कि आप 3 राज्य में ही जो है आप 2% सीट ले आओ। और ये जो है किस में है? लोकसभा, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उस लोकसभा के चुनाव में आप 2% सीट ले आओ तो भी आपको जो है ये नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हो जाता है नेशनल पार्टी के लिए, और कोई भी अगर एक फुलफिल कर लेता है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी को मिला है। अब इसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में कौन एक नेशनल पार्टी है? तो तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी और एनपीपी। तो तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई और एनसीपी ये तीनों जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी कौन सा है? नेशनल पीपुल पार्टी। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था इसका। नेशनल पीपुल पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है वो कौन सी है? नेशनल पार्टी है। तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, देखने में लगेगा कि हाँ इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसी टाइप से है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन भारत की एक नेशनल पार्टी नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा गया कौन नेशनल पार्टी नहीं है। ऑप्शन है सीपीआई, सीपीएम, आप
और कांग्रेस। तो देखो, आप तो नेशनल पार्टी है, आप नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, सीपीएम या सीपीआईएम, ठीक है, ये भी जो है एक नेशनल पार्टी है, लेकिन सीपीआई जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। तो ये दोनों में आप अक्सर कंफ्यूज होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क्सवादी दल का है वो जो है नेशनल पार्टी है, और जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है वो जो है नेशनल पार्टी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हुआ ये था कि पहले ये जो तीन पार्टियां हैं, जो सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी है, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। तो आप इसे जो है कांग्रेस से कंफ्यूज मत कर लेना, कांग्रेस अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग पार्टी है कांग्रेस से। तो अभी ये तीन पार्टियां, सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस, इन तीनों को जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा इनसे छीन लिया गया है। पहले ये तीनों जो है वो एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी। तो इसलिए आपको ये सारे ऑप्शन में दे के कन्फ्यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को किस राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो नागालैंड। नागालैंड में जो है चिराग पासवान के जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसे जो है ये दर्जा दिया गया है राज्य स्तरीय पार्टी का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मालूम होगा कि रामविलास पासवान के बाद जो है इस पार्टी में भी बंटवारा हुआ था। एक बना था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना था, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो है सिलाई मशीन, ठीक, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? सिलाई मशीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो चिराग पासवान की पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हेलीकॉप्टर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी पार्टी को जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा क्यों दिया जाता है। और जैसा हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है किसी पार्टी को किन शर्तों पे दिया जाता है। तो देखिए, अगर किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा लेना है तो उसे जो है 3 से 4 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला पहला कंडीशन ये है कि उसे जो विधानसभा के इलेक्शन में कम से कम, एक मिनट, जो विधानसभा का इलेक्शन है वहाँ पे कम से कम उसे 6% वोट जो है वो प्राप्त होने चाहिए। साथ ही उसे 2 विधायक भी उसके होने चाहिए, तब जो है उसे जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लोकसभा के इलेक्शन में जो है वहाँ पे आप 6% वहाँ पे आप 6% वोट ले आओ, और उसके बाद जो है आपके दो नहीं, एक सांसद होने चाहिए, ठीक है, एक सांसद आपके हो, तब जो है आपको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। विधानसभा में 6% वोट प्लस 2 विधायक, लोकसभा में 6% वोट प्लस एक सांसद, ये कंडीशन हो गया। या फिर और एक कंडीशन होता है कि आप जो है विधानसभा के इलेक्शन में 3% जो है आप वोट ले आइए, या आपके 3 विधायक जो है वहाँ 3 विधायक आपके जीतने चाहिए। तो एक ये कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा का आप इलेक्शन हो, और वहाँ पे आप 8% अगर आपको वोट मिल जाता है, तब जो है आपको राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये सारे जो है कंडीशन होते हैं एक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं 2023 में। ये शुरू कब हुआ था?
तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और उस टाइम जो है भारत में जो बाघों की संख्या है वो 263 थी और जो टाइगर रिजर्व थे वो 9 थे। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है और जो 53rd टाइगर रिजर्व है वो बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो ये आपको लास्ट के कम से कम दो याद रखने हैं, एक 53 जो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है और दूसरा 52 रामगढ़ धारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। कुछ और भी टाइगर रिजर्व है जो कि इम्पोर्टेंट है, उन्हें मैं अलग से आपको करवाऊंगा। अगला प्रश्न है कि पांचवी अखिल भारतीय बाघ अनुमान टाइगर सेंसेक्स 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो 3167 है और ये जो है विश्व में जितने भी टाइगर है उनका 75% जो है इंडिया में ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितना 3167 टाइगर जो है इंडिया में है अभी वर्तमान में। और अगर इसमें देखा जाए कि 2018 की तुलना में 2022 में कितने की वृद्धि हुई है, तो 200 की वृद्धि जो है, पिछले बार कितना था तो 2967 था। तो पूरे 200 की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है और परसेंटेज का अगर बात करें तो 6.97 की वृद्धि हुई है टाइगर की संख्या में। इससे जुड़ा एक और फैक्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये जो है एक अलग इस पर ग्रुप बनाया गया है इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस बिल्ली प्रजाति के लिए एक ग्रुप बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए। तो इसमें कितनी बिल्ली की प्रजाति को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है कुल 7 जो बिल्ली की प्रजाति हैं बड़ी बिल्ली की उनको शामिल किया गया है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और लेपर्ड। तो इन सबको जो है इसमें शामिल किया गया है इनके संरक्षण को। और इसकी घोषणा कौन की है? भारत ने। और अभी जो है बांग्लादेश और कुछ और देश जो है इससे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो ये आगे भी चर्चा में बना हुआ रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट इसी में दिया हुआ था कि दुनिया का सबसे जो बड़ा टाइगर रेंज है वो भारत में है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज जो है वो भी भारत में ही पाया जाता है। साथ ही एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत में ही पाया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए चीता में से उस मादा चीते का नाम क्या है जिसने 4 शावकों को जन्म दिया? तो सियाया। सियाया जो है उस चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया था। हालांकि उसमें से एक शावक जो है अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई और 3 शावक जो है अभी स्वस्थ है। तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। और ये जो चीते लाए गए, चाहे वो नामीबिया से लाए गए हों या दक्षिण अफ्रीका से, उन्हें कहाँ रखा गया है? तो उन्हें रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में, और ये है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगर बात करें तो भारत में पहले जो है वो चीते विलुप्त हो गए थे और जो अंतिम चीता जो है पहले देखा गया था वो 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में देखा गया था। उसके बाद इसका शिकार कर लिया गया और 1952 में जो है भारत ने इसे लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। तो आपको ये डेट ध्यान में रखना है, 17 सितंबर 2022, जब जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चीते के पुनर्वास किया गया कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते को छोड़ के, जो नामीबिया से लाया गया था। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के विजेता की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसे जो है 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है और जो उप विजेता है उसे 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। कुछ और भी टूर्नामेंट हैं उनकी राशि को बढ़ाया गया, उसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो रणजी ट्रॉफी है उसके विजेता को 5 करोड़ दिया जाएगा और उपविजेता को 3 करोड़। वहीं ईरानी जो कप है उसी के विजेता को अब 50 लाख दिया जाएगा और उपविजेता को 25 लाख। दिलीप ट्रॉफी का जो विजेता होगा उसे 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता को
1 करोड़ की राशि। देवधर ट्रॉफी का जो विजेता होगा उसे 40 लाख, और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता होगा उसे 80 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगर देखा जाए तो हर एक प्राइज मनी में जो है दोगुना या उससे ज़्यादा का वृद्धि किया गया है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कम से कम इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों की वार्षिक अनुबंध श्रेणी में कितनी खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो 17 खिलाड़ी को जो है इसमें शामिल किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, महिला क्रिकेटरों को। और इनका जो है 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, A+, A, B और C। A+ में अभी कोई भी खिलाड़ी नहीं है, और A श्रेणी में जो है 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया है बीसीसीआई ने। तो 17 महिला क्रिकेटरों के साथ। तो नेशनल करंट अफेयर्स में जो है इतने सारे टॉपिक थे। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इसमें जो पहला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश में अपने अंतिम परमाणु संयंत्र को भी बंद कर दिया है। तो वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने बंद किया है, वो है जर्मनी। जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु संयंत्र को 15 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया। और इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो जापान का फुकुशिमा रिएक्टर है, जो भूकंप आने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके बाद ही इन्होंने फैसला किया था कि जो परमाणु संयंत्र है वो जो है एक खतरे का निशान भी है। तो इसलिए जो है हम लोग इसको बंद करेंगे, और जो अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम लोग शिफ्ट होंगे। तो इसलिए इन्होंने जो है अपनी 3 परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए जर्मनी जो है वो पहला यूरोपीय देश बन गया है जो कि मंदी में भी चला गया। उसका एक रीज़न इसे भी माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया। रसिया के द्वारा जो ऑयल और गैस का सप्लाई किया जाता था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। तो वहाँ पे एक तरीके का ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। और उसके कारण क्या है कि जो इकनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो भी प्रभावित हुआ है, और इस बार वो मंदी का शिकार हो गया है। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि जर्मनी जो है 2035 तक खुद को नवीकरणीय ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर रखने का लक्ष्य रखा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम हर हाल में याद रखना है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड। फिनलैंड जो है एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि रसिया के साथ 1300 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो है 31वां सदस्य बन गया। वहीं जो 30वां सदस्य था वो नॉर्थ मैसेडोनिया था, जो 2020 में नाटो का मेंबर बना है। वहीं अगर नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर का है तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि जो भी इसकी मेंबर कंट्री है उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्ता की रक्षा करना। ये जो ग्रुप है नाटो, ये मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि रसिया को काउंटर करने के लिए जो है ये ग्रुप बना था। और अभी इसके जो महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि भूटान के नरेश कौन है। तो भूटान के नरेश जो है वो हैं जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। और ये अभी भारत के दौरे पे आए हुए थे। इनके और इन्होंने कई सारे जो है वो मुद्दे पे बात किया, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, और कुछ सीमा का जो विवाद था उसके ऊपर भी बात हुआ है। देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कोकराझार और गेलूप रेलवे संपर्क भारत और किस देश के बीच स्थापित किया जा रहा है। तो भूटान। भारत और भूटान जो है एक रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोकराझार गेलेफू रेल प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत और भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ बनाया जाएगा। तो ये जय गांव में बनाया जाएगा। अभी तक जो है भारत और भूटान का जो बाउंड्री था वो ओपन था। अब वहाँ पे क्या है कि एक चेक पोस्ट बना दिया गया है, और ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है
वो जयगांव में बनाया गया है। साथ ही क्या है कि ये भूटान जो है, जो डोकलाम का एरिया है, उस विवाद के ऊपर चाइना से ये इनके जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि हम चाइना से इस मुद्दे पे बात करेंगे, एक डोकलाम समझौता करेंगे। लेकिन इंडिया जो है ये इसके खिलाफ है, क्योंकि चाइना जो है कुछ एरिया भूटान को दे के और डोकलाम के क्षेत्र में अपना जो है वो मजबूत स्थापित करना चाह रहा है। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर जो है भूटान के साथ चर्चा की गई है। लेकिन मेनली जो हमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि भूटान के नरेश कौन है। तो जिग्मे खेसर नामच्याल वांगचुक। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, तो लोटे शेरिंग जो है वहाँ के प्रधानमंत्री है। और एक रेल प्रोजेक्ट है कोकराझार गेलीफू रेल प्रोजेक्ट, जो कि भारत और भूटान के बीच बनाया जा रहा है। साथ ही भारत और भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो जयगांव में बनाया गया है। इसके अलावा क्या है कि भारत ने जो है भूटान में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है, उसके लिए जो है फंड देने की बात की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में जो है 2024 में 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होगी, तो भूटान में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने सूडान से भारतीयों एवं अन्य देश के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन को संचालित किया, तो ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों को बाहर निकाला गया है। और इसमें जो नेवी का एक जहाज़ है आईएनएस सुमेधा, तो आईएनएस सुमेधा भी जो है इस अभियान में शामिल था। तो ये भी जो है ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो राजनाथ सिंह जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो भी वर्चुअल मोड में पार्टिसिपेट किए थे। वो भारत तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ वर्चुअल मोड में वो शामिल हुए थे, ख्वाजा आसिफ। वहीं अगर बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसमें जो है चीन, रूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, मतलब जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वो चीन और रसिया इसमें शामिल है। अब देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक दृष्टि के इम्पोर्टेंट करंट। देखिए पहला प्रश्न है, मार्च 2023 के अंत में रेपो रेट कितना था, तो 6.50 जो है वो मार्च 2023 के अंत में रेपो रेट था। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, खासकर जैसे मार्च 2023 का अंत क्या हो गया, तो एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति हो रहा है। तो उस मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइम है, उस टाइम से रिलेटेड करके रेपो रेट पूछा जा रहा है। और ऐसा क्वेश्चन जो है हाल में पूछा गया है। जैसे अभी बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम था सीजीएल का, उसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट जो है वो मार्च 2023 के अंत में कितना था, 6.50। और ये जो है 6 अप्रैल 2023 की तक जो है इतना बना हुआ था। रेपो रेट 6.50, रिवर्स रेपो 3.35 और सीआरआर जो है 4.50 और एसएलआर 18% जो है ये बना हुआ है। वहीं अगर बैंक रेट की बात करें तो ये 6.75 है। ये सारे जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर डेट हैं जिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था। ये भी एक जो क्वेश्चन है वो एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है कि दिसंबर 2022 में कितना था, मार्च 2023 के अंत में कितना था। तो ये जो है ध्यान में रखना है। और भारत का कितना था कुल विदेशी ऋण, 613 अरब डॉलर का। और अगर बात करें डिटेल में, तो ये 613 अरब डॉलर में जो है दीर्घकालिक जो ऋण है वो 483.9 अरब डॉलर था। और जो शॉर्ट टर्म का लोन था वो 129.2 अरब डॉलर था। तो इस तरीके से टोटल जो भारत के ऊपर लोन हो गया वो 613 अरब डॉलर का है। इसी में एक और जो पूछा जाता है वो जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है
कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो भारत के ऊपर लोन है, मतलब भारत का जो टोटल लोन है वो जीडीपी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 19.1% जो है वो टोटल है हमारा जो टोटल ऋण है भारत के ऊपर, वो हमारे जीडीपी का 19.1% है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर जो करेंसी है उसकी वेटेज को अगर देखें तो डॉलर का इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। 55% जो हमें लोन है वो डॉलर के रूप में चुकाने हैं और 29.7% जो है वो रुपी के रूप में चुकाने हैं। वहीं एफडीआर जो आईएमएफ का एक स्पेशल करेंसी होता है उसमें जो है 6.2%, येन में 5.5 और यूरो में 3.0% जो है वो हिस्सेदारी है इंडिया के ऊपर जो टोटल लोन है उसका। तो उसी से रिलेटेड है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण भारत के जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 21.1%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवा का जो निर्यात है उनको सारे को सम्मिलित करके कितना रहा। तो ये जो है 770.18 अरब डॉलर का भारत ने कुल निर्यात किया है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो या सर्विस के रूप में हो। वहीं अगर इसे सेग्रेट करके देखें तो इसमें जो अगर वस्तुगत निर्यात की अगर सिर्फ बात करें, जो वस्तु का निर्यात किया गया है वो 447 अरब डॉलर का किया गया है और जो सेवा का निर्यात किया गया है वो 322 अरब डॉलर का किया गया है। वहीं अगर आयात की बात करें तो ये जो है 892.18 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। बस टोटल निर्यात उसमें अगर वस्तु की मात्रा को देखें तो 714 और अगर सेवा की बात करें तो 177। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल आयात कितना रहा, तो 892.18 डॉलर। और वहीं अगर कुल व्यापार घाटा कितना रहा, अगर इसकी बात करें तो 122 अरब डॉलर का जो है कुल व्यापार घाटा यहाँ पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कुल निर्यात कितना किया था, तो 770 और आयात जो है हमारा 892 है, मतलब 122 अरब डॉलर का जो है हम लोगों ने हम लोग का ट्रेड डेफिसिट रहा, व्यापार घाटा रहा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था। तो ये अमेरिका था और ये जो है चाइना को पीछे कर के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार का जो पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देख सकते हैं अमेरिका का जो टोटल बायलेटरल ट्रेड है वो 128 अरब डॉलर का था। वहीं चीन का जो है 113.18 अरब डॉलर का था। वहीं थर्ड नंबर पे जो है वो यूरोपीय यूनियन का स्थान आता है भारत के साथ ट्रेड के मामले में। अगला प्रश्न है, बजट 2023 में महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की शुरुआत की गई। तो एक नई बचत योजना की शुरुआत की गई है, महिला सम्मान बचत पत्र। और ये जो है 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो गया था और इसकी जो योजना अवधि है वो 2 साल की है, मतलब 31 मार्च 2025 तक ये जो है स्कीम चलेगा। और इसमें कितनी राशि जमा कर सकते हैं, तो इसमें जो है अधिकतम 2 लाख रुपये जो है वो जमा किया जा सकता है और न्यूनतम जो है वो 1,000 रुपये जमा किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें इसमें कितना ब्याज दर प्राप्त होगा, तो इसमें 7.5% का ब्याज दर दिया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा। तो ये 15,920 करोड़ रुपये का ये रक्षा निर्यात रहा और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन के द्वारा जो है वो डिफेंस का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं अगर बात करें तो ये 6 वर्ष में जो है डिफेंस में हमारा जो निर्यात है वो 10 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है,
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो 139 देशों में भारत का स्थान जो है वो 38वां है, और इसमें भारत को 3.4 जो है वो स्कोर दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि भारत जो है इसमें 4 देशों के साथ, 5 देशों के साथ जो है वो इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, 38वें स्थान को होल्ड कर रहा है। और उन सभी का जो स्कोर है वो 3.4 है, और ये जो स्कोर है वो आउट ऑफ 5 है, मतलब 5 में से जो है भारत को 3.4 स्कोर दिया गया है। वहीं अगर बात करें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी कौन करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, सेकेंड नंबर पे फिनलैंड, और थर्ड पे डेनमार्क है। वहीं अगर बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी क्या स्थिति है, तो एकमात्र चीन है जो कि भारत से ज़्यादा 3.7 का स्कोर लाया है, और ये जो है 19वें स्थान पे है, जबकि भारत 38वें पे है। वहीं श्रीलंका जो है 73rd पे है, बांग्लादेश 88 और भूटान जो है 97 पे है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत से ज़्यादा जो है सिर्फ चीन का है, और वो 19वें स्थान पे है। वहीं अगर बात करें कि सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो निचले पायदान पे दो देश हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरा लीबिया। इन दोनों का जो है वो 138वां पोजीशन है, और इन दोनों में 1.9 स्कोर दिया गया है लॉजिस्टिक के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 2021 में किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वो था लॉजिस्टिक मामले में भारत को बेहतर बनाना। और इसी के लिए जो है एक नेशनल लॉजिस्टिक नीति लाया गया था 2022 में, जिसमें ये था कि कोई भी अगर प्रोडक्ट वो तैयार हो रहा है तो उसको कितनी जल्दी जो है हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए जो है जो भी पोर्ट है या फिर सी आपका एयरप्लेन है, वहाँ पे हम लोग जो है इसे ला सकते हैं। तो उन सभी को जो है इसमें सुलभ बनाने की बात किया गया है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया? तो भारत ने सबसे ज़्यादा जो है इंजीनियरिंग का जो सामान है उसको निर्यात किया है। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग गुड्स में। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत ने सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो इंजीनियरिंग गुड्स का किया है, 107 अरब डॉलर का। ठीक है। और उसके बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नंबर आता है, सेकेंड नंबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम लोगों ने निर्यात किया। थर्ड नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी हो जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इन सारे जो है वस्तुओं का भारत ने जो है वो निर्यात किया। ये 10 प्रमुख वस्तुएं हैं। वहीं अगर आयात की बात करें कि भारत ने किन वस्तुओं का सर्वाधिक आयात किया है, तो पेट्रोलियम और जो खनिज तेल हैं उनका जो है सर्वाधिक आयात किया है भारत ने। इनका अगर देखें तो 209.6 अरब डॉलर का जो है भारत ने सिर्फ पेट्रोलियम और खनिज तेल का निर्यात किया है। वहीं सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो 77.3 अरब डॉलर के हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो कोची केरल में जो है भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है, और इसका उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है कि कोची के आसपास की जो 10 आइलैंड हैं वहाँ पे ये अभी अपना सेवा प्रदान कर रहा है। और अगर बात करें इसमें हिस्सेदारी की, तो जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड है उसका 74% इसमें हिस्सेदारी है। साथ ही जो है जो एक मिनट, कोची वाटर मेट्रो, हाँ इसमें जो है 74% केरल गवर्नमेंट का है, और 26% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी की है, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 के फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बर्नाल्ड एर्नॉल्ट जो है वो फ्रांस के एक उद्योगपति हैं, वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इन्होंने जो है एलन मस्क का स्थान ग्रहण कर लिया।
को मतलब हटा के पहले स्थान पे आ गया। वहीं एलन मस्क जो है अब सेकेंड नंबर पे आ गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 के फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार किस देश के अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अमेरिका की जो है सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, 735 अरबपति जो है सिर्फ अमेरिका के हैं, और चीन जो है वो 435 के साथ सेकेंड नंबर पे है। वहीं अगर बात करें तो पूरे विश्व में 2640 जो है वो अरबपति अभी इस रिपोर्ट के अनुसार हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है 169 अरबपति वर्तमान में, पहले जो है 166 थे और इसमें वृद्धि की गई है। वही अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो उसमें कमी आया था, और कम होने के बाद जो है अभी इतने अरबपति पूरे विश्व में हैं। और यूएसए चीन के बाद भारत का जो है थर्ड पोजीशन आता है इस मामले में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 के फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार। वही विश्व में 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी का आता है, और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी मुकेश अंबानी अभी पहले नंबर पे है। भारत के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में एकमात्र महिला अरबपति कौन है? तो भारत के जो टॉप 10 अरबपति है उसमें सावित्री जिंदल, जो ओपी जिंदल ग्रुप से संबंधित है, उनका वो एकमात्र महिला अरबपति हैं। वहीं भारत के सबसे बुजुर्ग अरबपति की बात करें तो वो केशव महिंद्रा हैं 99 ईयर के, और सबसे युवा जो अरबपति है वो है निखिल कामत, जो मात्र 36 वर्ष के हैं, और ये जेरोधा जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत जो है वो चीन के को पछाड़कर जो है पहले स्थान पे आ गया है विश्व में जनसंख्या के मामले में। और भारत की जनसंख्या कितना हो गया? तो 142.86 करोड़। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो है भारत की ये जो जनसंख्या है वो 166.8 करोड़ हो जाएगी। और वर्तमान में जो है भारत और चीन के बाद यूएसए थर्ड नंबर पे जनसंख्या के मामले में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत भाग 15 से 64 आयु वर्ग का है? तो 68% भाग जो है वो इस आयु वर्ग का है, अर्थात भारत जो है एक युवा आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का वृद्धि अनुमान कितना रखा है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है 2023-24 में 6.3 रहेगा। वहीं एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक ने 6.4 और आईएमएफ ने 5.9 घोषित किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई है? तो 5243 किलोमीटर का इस बार जो है इंडियन रेलवे ने टोटल रेलवे लाइन बिछाया है, और ये अभी तक का एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही जो है इंडियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। अगला प्रश्न है, किस अभियान के अंतर्गत रेल प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं? तो इस योजना का नाम है सुगम्य भारत अभियान। इसके तहत इन लोगों की आवाजाही को और सुगमता प्रदान किया जा रहा है। देखते हैं अगले सेक्शन को। पहला प्रश्न है, उड़ान उड़ी देश का आम नागरिक योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये 2016 में किया गया था, और हाल ही में अप्रैल 2023 में जो है उड़ान का 5वां संस्करण जो है वो प्रारंभ हुआ है। अगला है, एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष जो है वो अजय सिंह को बनाया गया है, और ये वर्तमान में जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो सुमन सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। तो ध्यान रखना है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो सिद्धार्थ मोहंती को जो है एलआईसी का अध्यक्ष बनाया गया। पहले जो है इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जो है इनकी नियुक्ति जो है वो पूर्णकालिक कर दी गई है। तो ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ मोहंती जो है वो एलआईसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एके मोहंती को जो है वार्क का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्राइज का सेक्शन है, प्राइज एंड अवार्ड का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो धन राजेंद्रन जो है वो न्यूज मिनट्स के संस्थापक है, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। वहीं अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो ये 1980 में स्थापित किया गया था। और जो चमेली देवी जी हैं वो आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी। तो इन्हीं के सम्मान पे ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है, महाराष्ट्र भूषण 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर दत्तात्रेय को जो है ये अवार्ड दिया गया है, और इन्हीं जो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करें तो 2001 में सचिन तेंदुलकर, 2006 में रतन टाटा और 2021 में जो है आशा भोसले को भी ये अवार्ड दिया गया था। वहीं 1997 में लता मंगेशकर को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये शिव शंकरी को दिया गया है, वो तमिल भाषा की साहित्यकार हैं, और उनको जो ये प्राइज दिया गया है वो उनकी पुस्तक सूर्य बामसम के लिए दिया गया है। वही सरस्वती सम्मान के तहत जो है जो प्राइज मनी है वो 15 लाख रुपया दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और जो पहला सरस्वती सम्मान था वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में। अगला प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है वो व्यास सम्मान दिया गया है, और वो हिंदी साहित्यकार के लेखक हैं, और उनकी जो उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए उन्हें ये प्राइज दिया गया है। और प्राइज मनी कितने हैं? तो 4 लाख रुपये जो है वो व्यास सम्मान में दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सरस्वती सम्मान था उसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है, और जो व्यास सम्मान है उसमें 4 लाख रुपया, और जो बिहारी पुरस्कार होता है उसमें 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। और ये तीनों जो प्राइज है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, बस कैटेगरी अलग अलग होता। जैसे ये देखते हैं 32वां बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार जो है वो बिहार के व्यक्ति को नहीं, लेकिन ये राजस्थान के व्यक्ति को दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया किसे गया है? तो डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है, उनके पुस्तक पंचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए, और ये राजस्थान के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेन स्टोक्स को जो है वो पुरुष वर्ग का ये खिताब दिया गया है, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। वहीं महिला वर्ग में बेथ मुनी जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उन्हें लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिला वर्ग में दिया गया है। वहीं अगर बात करें विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का, तो वो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और विजडन जो पत्रिका है उसे क्रिकेट का बाइबिल भी कहा जाता है। विजडन की वर्ष 2022 की 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर जो है वो विजडन का जो 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उसमें ये शामिल हुई है, और ये सम्मान हासिल करने वाली वो 23rd इंडियन प्लेयर है। इसका एक खासियत यह है कि एक बार अगर किसी खिलाड़ी को इस श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है तो उसे जो है अगली बार इसमें शामिल नहीं किया जाता, ये भी ध्यान में रखिए। अगला पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर CR राव को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, और इसे जो है सांख्यिकी का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। इन्हीं जो है प्रोफेसर CR राव को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी
दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है, उन्होंने जो है मिस इंडिया का खिताब जीता है 2023 का। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है वो जो फाइनल का आयोजन है वो इम्फाल मणिपुर में किया गया था। और जो खिलाड़ी फेमना मिस इंडिया का खिताब जीतता है उसे जो है वो जो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करना होता है मिस वर्ल्ड के खिताब के लिए। तो नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ की हैं, तो ये राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो किरण नाडर, जो सीम नाडर की पत्नी है, उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को ये अवार्ड दिया गया है। और इसके निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। देखते हैं और कौन कौन से प्राइज जो है इसमें दिए गए हैं। पहला जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो राजकुमार राव को मिला है, बधाई 2 के लिए। वहीं जो है एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सबसे फिल्म क्रिटिक्स चॉइस जो है वो बधाई 2 को ही दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो संजय लीला भंसाली को दिया गया है। जबकि पुरुष पार्श्व गायक का अरिजीत सिंह केसरिया के लिए ब्रह्मास्त्र मूवी का। और महिला कैटेगरी में जो है वो कविता सेठ को दिया गया रंगी साड़ी के लिए। इसमें एक और कैटेगरी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो आपको ध्यान में रखना है 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रेम चोपड़ा को। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे? तो वो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार 1970 में वो सीएम बने थे पंजाब के। तब जो है वो सबसे कम उम्र के सीएम बनने वाले व्यक्ति थे। और वही जो जब वो 2017 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तो उस टाइम वो सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने 5 बार जो है वो पंजाब का सीएम बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौर सिंह का 74 वर्ष में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो एक मुक्केबाज थे और मोहम्मद अली के विरुद्ध खेलने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं। तो इस अंदाज से भी जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत तारिक फतेह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो तारिक फतेह जो है वो एक पत्रकार थे और वो कनाडा के नागरिक थे। कनाडा और पाकिस्तान वो दो जगह की उनको नागरिकता प्राप्त थी। और वो जो है वो ज़्यादातर भारत के पक्ष में बोलते थे। तो वो एक पत्रकार थे और कनाडा और पाकिस्तान मूल के थे। अगला प्रश्न है, जैमिनी संस्करण का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक सर्कस कलाकार थे और भारतीय सर्कस का जो है उन्हें आधुनिककर्ता बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो सलमान रश्दी जो है वो विक्ट्री सिटी के लेखक है। और इनका कोई भी अगर बुक आता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। साथ ही में कुछ और बुक का ऑथर है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे होम कमिंग, ये जो है केट मॉन्टेन के द्वारा लिखा गया। बिफोर वील वेयर इनोसेंट, ये जो है इला वर्मन के द्वारा लिखा गया है। वही हैप्पी प्लेस जो है वो एमिली हेनरी के द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक है लोक मांझे संगति, ये जो है मराठी में है और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। और चूँकि ये ऑटोबायोग्राफी है इसलिए भी ये ध्यान में रखना है कि लोक मांझे संगति ये किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की। देखते हैं अगले प्रश्न को, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था।
20 से 21 अप्रैल को जो मोटा अनाज है उसका जो है वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में, और ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये एक समिट हुआ था राजस्थान में, मिलेट महोत्सव। वहीं अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जो मोटे अनाज है उसका उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान ही है, जो भारत के कुल मोटे अनाज के उत्पादन का 16% से भी अधिक का योगदान देता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था 20 से 21 अप्रैल 2023 को। तो ये ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन किया कौन था? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा ये आयोजन किया गया था। अगला है, सीबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो सीबीआई स्थापना के जो है वो 60 वर्ष पूरे हो गए, और अभी हाल ही इसे हीरक जयंती के नाम से भी बोला जाता है। तो डायमंड जुबली जो है वो सीबीआई ने अभी मनाया है। अगला प्रश्न है, कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है। इसी को दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और यूएसए के बीच जो है ये आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास ओरियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओरियन जो है उसका आयोजन किया गया था फ्रांस में, और भारत की ओर से जो है पहली बार किसी महिला पायलट ने भाग लिया था, शिवांगी सिंह ने। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत की ओर से कौन सी महिला पायलट ने भाग लिया? शिवांगी सिंह। और ये राफेल प्लेन के साथ जो है इस अभ्यास में पार्टिसिपेट की थी। अगला है, एक्सरसाइज न्यू जोक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रीस में जो है ये आयोजन किया गया था, और ग्रीस का जो आंध्रा विदा एयरबेस है वहाँ पे ये एक्सरसाइज किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास साइल स्लाइन एक्स 2023 में भाग लिया? तो श्रीलंका के साथ ये आयोजन हुआ है। इसका जो है आप इससे भी देख सकते हैं, SL श्रीलंका, आई से इंडिया, और नेवल एक्सरसाइज। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज था स्लाइन एक्स। और आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मन की बात की 100वीं श्रृंखला का प्रसारण कब किया गया? अभी मन की बात जो अपना 100 एपिसोड पूरा कर लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 30 अप्रैल 2023 को जो है इसका 100वीं श्रृंखला नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रसारित किया गया था। और जो पहली मन की बात है वो 3 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया था। और इस अवसर पे जो है वो 100 रुपये की एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी आप लोग को ये जारी किया गया है। और इसे जारी कौन किया है? तो अमित शाह के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। अब देखते हैं खेल कूद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला है, बोस्टन मैराथन 2023 किसने जीता? तो देखिए यहाँ पे आपको अगर खिलाड़ी नहीं याद होता तो कम से कम आप कंट्री का नाम भी याद रखिए, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बोस्टन मैराथन 2023 के विजेता इवांस चैवेट किस देश की खिलाड़ी है? तो वो केनिया की खिलाड़ी है। वहीं महिला वर्ग में हेलेन ओबेरी, ये भी केनिया की खिलाड़ी है, उन्होंने जो है वो जीत दर्ज किया है। जो मैराथन होता है वो 42.195 किलोमीटर का होता है, और जो हाफ मैराथन होता है वो 21 किलोमीटर का होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने कितने भारतीयों को मानद सदस्यता प्रदान की? तो 5 भारतीय खिलाड़ी को जो है MCC के द्वारा मानद मेंबर का दर्जा दिया गया है। उनमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी भी शामिल हैं। मतलब 2 भारतीय महिला और 3 जो है वो पुरुष खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया है भारत की ओर से। और इसके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्हें शामिल किया गया है MCC क्लब में। अगला है, संतोष ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आप इसे याद रखिएगा कि कर्नाटक ने जो है वो 5वीं बार संतोष ट्रॉफी का अवार्ड जीता है और उन्होंने हराया किसे है तो मेघालय को हराकर ये अवार्ड जीता है। फाइनल का आयोजन जो है वो इस बार रियाद सऊदी अरब में किया गया था। है तो ये मतलब नेशनल लेवल का गेम, लेकिन इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल ग्राउंड में किया गया रियाद सऊदी अरब में। तो ये भी पूछा जा सकता है। वही ये संतोष ट्रॉफी की बात करें तो पुरुष का जो है ये सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप होता है। अगले है ओलियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता। तो प्रियांशु राजावत जो है उन्होंने ओलियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। वहीं महिलाओं का जो एकल खिताब है वो स्पेन की कैरोलिन मारिन ने जीता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खिलाड़ी है। और उस प्रतियोगिता में जो है पुरुष वर्ग में प्रियांशु राजावत ने जो है वो पुरस्कार जीता है। अगला है मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो ग्रेगोरिया मारिस्का जो इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं उन्होंने मैड्रिड मास्टर ओपन का खिताब जीता है और इन्होंने हराया किसे है तो पीवी सिंधु को हराकर ये खिताब जीता है। अगला है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में युगल खिताब किसने जीता। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ये अवार्ड जीता है। और ऐसा जो है वो 58 ईयर के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले जो है 1965 में दिनेश खन्ना ने एकल स्पर्धा में गोल्ड जीता था। तो ये काफ़ी जो है एक प्राउड मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए कि इंडिया ने जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल श्रेणी में खिताब जीता है। और वो कौन जीता है तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ इससे रिलेटेड और है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आयोजन जो है वो दुबई में किया गया था। और देख सकते हैं इसमें जो पुरुष का एकल वर्ग है उसमें एंथनी सिन सुका जो इंडोनेशिया के वो विजेता हुई थी। वही महिला वर्ग में चीनी ताइपे की ताई तुजुयिंग और पुरुष वर्ग में भारत के खिलाड़ी जो है वो जीते थे। और महिला वर्ग में जापान की जो जोड़ी है युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता उन्होंने जीता था। इसके अलावा है कि शतरंज के नए विश्व चैंपियन डिंग लिरेन का संबंध किस देश से है। तो डिंग लिरेन जो है वो चीन के खिलाड़ी है और वो जो है एक नए विश्व चैंपियन बने हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है तो मैग्नस कार्लसन जो पहले विश्व चैंपियन थे उन्होंने उसका स्थान लिया है। हुआ ये कि एक चैंपियनशिप में इन्होंने जो कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं यान नेपो मिनियाची उन्हें हरा दिया। और उसका जो विजेता है उसे भिड़ना रहता है जो तत्कालीन जो चैंपियन है उससे। जैसे मैग्नस कार्लसन से उनका खिताब का भिड़ंत होना था। लेकिन अगर हुआ ये कि मैग्नस कार्लसन ने इन्होंने बाइकआउट कर लिया कि नहीं मुझे जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसलिए जो है ये खिताब डिंग लिरेन ने जीता है। और ये चीन के पहले खिलाड़ी है जो कि विश्व चैंपियन बने हैं शतरंज में। अगला प्रश्न है भोपाल में आयोजित विश्व कप निशानेबाजी 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। और जो एक गोल्ड जीता है वो सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। वही जो सिल्वर है वो रिदम सांगवान और वरुण तोमर की जोड़ी ने जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और भारत का जो इस प्रतियोगिता में थर्ड रैंक थर्ड रैंक नहीं वो सेकेंड रैंक रहा। पहले स्थान पे चीन रहा जिसने टोटल 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। अर्थात कुल 12 पदक के साथ चीन जो है वो पहले पायदान पे रहा था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था। तो ये भोपाल में आयोजित हुआ था विश्व कप निशानेबाजी 2023। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट डे इवेंट थे अप्रैल के उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो
उड़ीसा दिवस है या इसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है, वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं खान जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, नेशनल मैरी टाइम डे 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे, उनके जीवन जन्म दिवस को। जो 6 अप्रैल है उसे विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1896 में पहली ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था वो सभी के लिए स्वास्थ्य था, हेल्थ फॉर ऑल। और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसी दिन जो है वो अ, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि कस्तूरबा गांधी की जयंती है। 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, साथ ही अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और डे हैं, जैसे कि विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार का इसका थीम था हेरिटेज चेंजेज। वही सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार का इसका जो थीम था वो टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेंट और इम्प्लीमेंट। ये थीम जो है विश्व मलेरिया दिवस 2023 का रहा, और जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, और जो 29 अप्रैल है वो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस मंथ के जो करंट अफेयर्स है जून 2023 का, उसमें जो है ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे जो है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप के और भी करंट अफेयर्स और कंटेंट जो है आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे दिया जाएगा। तो इतना ही। थैंक यू।